दोस्तों, जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसकी ताकत, उसकी भव्यता और उसका विस्तार आता है। अकबर का शासन, जहां प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत थी, शाहजहां का दौर जब ताजमहल जैसा अजूबा बना, और औरंगजेब का समय जब मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। लेकिन इतिहास का नियम है, जो ऊपर जाता है वो एक दिन नीचे भी आता है। और मुगल सत्ता का पहला पतन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि ये धीरे धीरे अंदर से शुरू हुआ था। औरंगजेब का शासन लगभग 50 वर्षों तक चला। उसने साम्राज्य का विस्तार तो किया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ लंबे युद्ध चले। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों को जीतने में वर्षों लग गए। सेना लगातार अभियान पर थी, खजाना युद्धों में खर्च हो रहा था। जब एक साम्राज्य लगातार लड़ाई में उलझा रहता है तो उसकी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। यही औरंगजेब के समय हुआ। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने भी कई क्षेत्रों में असंतोष पैदा किया। जजिया कर का पुनः लागू होना, कुछ मंदिरों का ध्वंस और कठोर नीतियां, इन सब ने समाज के कई वर्गों को दूर कर दिया। अकबर के समय जो सहयोग की भावना बनी थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। राजपूतों के साथ संबंध पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। दक्षिण में मराठा शक्ति लगातार चुनौती दे रही थी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य बाहरी रूप से विशाल था, लेकिन अंदर से थका हुआ था। उसकी सेना फैली हुई थी, खजाना खाली हो रहा था और प्रशासन भारी हो चुका था। और जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, वही हुआ जो अक्सर बड़े साम्राज्यों में होता है, उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। आखिरकार बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अपने पिता जैसा कठोर या निर्णायक शासक नहीं था। बहादुर शाह ने समझौते की नीति अपनाने की कोशिश की। उसने सिखों और राजपूतों से संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं थी कि वो पूरे साम्राज्य को मजबूत पकड़ में रख सके। उसके बाद तो हालात और भी खराब हो गए। कुछ ही वर्षों में कई बादशाह बदले, दरबार में षड्यंत्र बढ़ गए, अमीर और वजीर अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। ये वही समय था जब मुगल सत्ता का पहला वास्तविक पतन शुरू हुआ। अब सत्ता का केंद्र बादशाह नहीं रहा। दरबार के गुट तय करने लगे कि कौन गद्दी पर बैठेगा। सैयद बंधु जैसे शक्तिशाली सरदारों ने बादशाहों को कठपुतली बना दिया। वे अपनी मर्जी से बादशाह बनाते और हटाते थे। सोचिए, जिस साम्राज्य का नाम सुनकर विदेशी शासक कांपते थे, अब उसका बादशाह खुद असुरक्षित था। प्रांतों के सूबेदार भी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। बंगाल में नवाबों ने लगभग स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया। अवध और हैदराबाद भी नाम मात्र के अधीन रहे, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र हो गए। केंद्र की कमजोरी का मतलब था कि प्रांतों को अब दिल्ली की ज्यादा परवाह नहीं थी। टैक्स का पैसा पूरा दिल्ली नहीं पहुंचता था। सेना को वेतन देने में देरी होने लगी। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। दोस्तों, साम्राज्य केवल तलवार से नहीं चलता। उसे प्रशासन चाहिए, आर्थिक स्थिरता चाहिए और जनता का भरोसा चाहिए। औरंगजेब के बाद ये तीनों कमजोर पड़ने लगे थे। यही मुगल सत्ता के पहले पतन की शुरुआत थी। ये पतन एक झटके में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। पहले दरबार कमजोर हुआ, फिर प्रांत अलग हुए, फिर सेना कमजोर हुई, और फिर आने वाला समय तो और भी भयानक था। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे मराठा, सिख, जाट और अन्य शक्तियां उभरकर सामने आईं और मुगल सत्ता को और चुनौती दी। साथ ही हम समझेंगे कि दरबार की राजनीति ने किस तरह साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर दिया। दोस्तों, अब कहानी और दिलचस्प और साथ ही गंभीर होती है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो असली कमजोरी सामने आई, वो सिर्फ एक शासक की कमी नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी थी। बहादुर शाह प्रथम ने किसी तरह गद्दी संभाली, लेकिन वो उम्र दराज था और उसके पास सीमित समय था। उसने समझौते की नीति अपनाई, सिखों से बातचीत की, राजपूतों से रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो साम्राज्य को दोबारा केंद्रीकृत नहीं कर सका। उसके बाद तो मुगल दरबार अस्थिरता का अखाड़ा बन गया। कुछ ही वर्षों में कई बादशाह बदले गए। जहांदार शाह आया, फिर फर्रुखसियर, फिर अल्पायु शासक, और हर बार गद्दी के पीछे असली खेल दरबार के अमीरों का होता था। सैयद बंधु जैसे शक्तिशाली सरदार किंग मेकर बन गए थे। वे तय करते थे कि कौन बादशाह बनेगा और कब हटाया जाएगा। ये वही मुगल दरबार था जो कभी पूरे हिंदुस्तान की नीति तय करता था और अब खुद षड्यंत्रों में उलझ चुका था। जब केंद्र कमजोर होता है तो सीमाएं ढीली पड़ जाती हैं। यही हुआ। मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी। शिवाजी द्वारा स्थापित नींव अब पेशवाओं के हाथ में और मजबूत हो चुकी थी। मराठों ने मुगल इलाकों से चौथ वसूलना शुरू कर दिया, जिसका मतलब साफ था कि मुगल अब दक्षिणात्मक हो चुके थे। दक्षिण में मुगल फौजें टिक नहीं पा रही थी। पंजाब में सिख शक्ति संगठित हो रही थी। जाटों ने भरतपुर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। राजपूत पहले जैसे वफादार सहयोगी नहीं रहे। यानी चारों तरफ से केंद्रीय सत्ता को चुनौती मिल रही थी।
आर्थिक स्थिति भी तेजी से बिगड़ रही थी। युद्धों ने खजाना खाली कर दिया था। व्यापार पर भी असर पड़ा। यूरोपीय कंपनियां अब केवल व्यापारी नहीं रहीं, बल्कि राजनीति में दखल देने लगी थीं। बंदरगाहों पर उनका प्रभाव बढ़ रहा था। मुगल प्रशासन कर वसूली में कठोर होता जा रहा था, क्योंकि केंद्र को धन चाहिए था। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जनता में असंतोष बढ़ा। किसान परेशान थे, जमींदार अधिक शक्तिशाली हो रहे थे और भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। सेना को वेतन में देरी होने लगी। जब सैनिकों को समय पर भुगतान न मिले तो उनका मनोबल गिरना तय है। दरबार में हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। वजीर, सूबेदार, सेनापति सभी अपने अपने गुट बना रहे थे। कोई भी साम्राज्य तब तक मजबूत रहता है जब तक उसका नेतृत्व स्पष्ट और निर्णायक हो। लेकिन यहाँ नेतृत्व कमजोर था और निर्णय लेने की क्षमता कम होती जा रही थी। मुगल बादशाह अब पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे। उनका आदेश पूरे साम्राज्य में तुरंत नहीं माना जाता था। ये पतन अभी पूर्ण विनाश नहीं था, लेकिन ये वो चरण था जहां से वापसी मुश्किल होने लगी थी। साम्राज्य का ढांचा खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर हो चुकी थी। बाहरी रूप से दिल्ली में दरबार लगता था, शाही परंपराएं चलती थी, लेकिन असली ताकत बिखर चुकी थी। ये वही समय था जब मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा में दरारें साफ दिखाई देने लगी थी, और आने वाले वर्षों में यही दरारें इतनी चौड़ी हो जाएंगी कि पूरा ढांचा हिल जाएगा। अगले भाग में हम देखेंगे वो घटना जिसने मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा को दुनिया के सामने पूरी तरह तोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां मुगल सत्ता का पहला पतन केवल अंदरूनी कमजोरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसकी असली हालत उजागर हो जाती है। अब तक दरबार में षड्यंत्र थे, प्रांत स्वतंत्र हो रहे थे, मराठा और सिख शक्ति उभर रही थी, लेकिन दिल्ली की शान अभी भी किसी तरह बनी हुई थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि मुगल साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली है, लेकिन 1739 का साल सब कुछ बदल देता है। फारस का शासक नादिर शाह भारत की ओर बढ़ता है। वो एक शक्तिशाली और अनुभवी सेनापति था। उसने पहले ही अपने क्षेत्र में कई विजय हासिल कर ली थी। उसे पता था कि भारत अमीर है, लेकिन अब कमजोर भी हो चुका है। मुगल दरबार में उस समय मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर था। उसका शासन दरबारी ऐशो आराम और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन सैन्य और राजनीतिक दृष्टि से वो कमजोर साबित हुआ। नादिर शाह की सेना और मुगल सेना का सामना करनाल के मैदान में हुआ। ये लड़ाई केवल कुछ घंटों में तय हो गई। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन संगठन और नेतृत्व की कमी थी। नादिर शाह ने रणनीति और अनुशासन से जीत हासिल की। ये हार केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, ये प्रतिष्ठा की हार थी। अब एक विदेशी शासक सीधे दिल्ली की ओर बढ़ रहा था और उसे रोकने की ताकत मुगलों में नहीं थी। जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। शहर में अफरा तफरी मच गई। एक अफवाह के बाद नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया। हजारों लोग मारे गए। दिल्ली, जो कभी समृद्धि और शान का प्रतीक थी, खून से लाल हो गई। मुगल खजाना लूट लिया गया। कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, जो मुगल वैभव के प्रतीक थे, सब फारस ले जाए गए। ये घटना केवल आर्थिक नुकसान नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक आघात था। जनता का विश्वास पूरी तरह हिल गया। अगर बादशाह अपनी राजधानी की रक्षा नहीं कर सकता, तो वो पूरे साम्राज्य की रक्षा कैसे करेगा? यही सवाल लोगों के मन में उठने लगा। मुगल सत्ता की चमक फीकी पड़ चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नादिर शाह के जाने के बाद साम्राज्य संभलने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी अब सबको दिख चुकी थी। अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी माना जाता है, उसने भी कई बार भारत पर आक्रमण किए। पंजाब और उत्तर भारत बार बार युद्ध का मैदान बन गए। हर आक्रमण के साथ मुगल सत्ता और कमजोर होती गई। उधर मराठा शक्ति उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थी। वे दिल्ली की राजनीति में दखल देने लगे थे। सिख भी संगठित होकर अपने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहे थे। यानी अब स्थिति ये हो चुकी थी कि मुगल बादशाह नाम का था, लेकिन असली ताकत अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों के पास थी। इस पूरे दौर में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुगल प्रशासन अपनी पुरानी व्यवस्था पर ही टिका रहा। उसमें सुधार नहीं हुआ। नई चुनौतियों के लिए नई नीति नहीं बनाई गई। सेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। आर्थिक सुधार नहीं हुए। जबकि यूरोप में नई तकनीक, नई सैन्य रणनीतियां और नई आर्थिक नीतियां विकसित हो रही थी। यही कारण है कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समय से पीछे छूटता गया। अब तक जो पतन धीरे धीरे चल रहा था, वो 1739 के बाद खुलकर सामने आ गया। मुगल सत्ता की प्रतिष्ठा टूट चुकी थी। बाहरी दुनिया को भी पता चल गया कि यह साम्राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा, और जब किसी साम्राज्य की प्रतिष्ठा गिरती है तो उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं। यही मुगल सत्ता के पहले पतन का निर्णायक चरण था। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे इस पतन के बाद मुगल नाम तो कैसे बचा रहा, लेकिन असली ताकत क्यों नहीं बची, और कैसे यही कमजोरी आगे चलकर अंग्रेजों के लिए रास्ता खोलती है।
दोस्तों, अब हम उस आखिरी चरण पर पहुंचते हैं जहां मुगल सत्ता का पहला पतन लगभग पूरा हो चुका था। नादिर शाह की लूट और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुगल नाम अभी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली में बादशाह बैठा था, दरबार लगता था, शाही रस्में निभाई जाती थीं, लेकिन असली ताकत अब उसके हाथ में नहीं रही थी। यही इस पतन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अब स्थिति ये थी कि मुगल बादशाह अपनी ही राजधानी में दूसरों के सहारे था। मराठा शक्ति उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थी और कई बार दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी। सिख शक्ति पंजाब में मजबूत हो रही थी। जाट और रोहिल्ला सरदार अपने अपने इलाकों में प्रभाव बढ़ा चुके थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांत लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। वे नाम के लिए मुगल बादशाह को मानते थे, लेकिन अपने फैसले खुद लेते थे। टैक्स भी वही रखते थे, सेना भी वही चलाते थे। ये वही मुगल साम्राज्य था जो कभी पूरे हिंदुस्तान की किस्मत तय करता था और अब खुद दूसरों की चालों में फंस चुका था। दरबार में षड्यंत्र अभी भी जारी थे। कोई वजीर शक्तिशाली होता तो बादशाह कमजोर पड़ जाता, कोई सरदार अपनी सेना के दम पर प्रभाव बढ़ाता तो केंद्र और कमजोर हो जाता। यानी अब सत्ता बिखर चुकी थी। सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक कमजोरी। नादिर शाह की लूट ने खजाना खाली कर दिया था। युद्धों ने संसाधन खत्म कर दिए थे। व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ रहा था। खासकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं रही थी, वो धीरे धीरे राजनीति में दखल देने लगी थी। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर उसकी नजर थी। मुगल केंद्र इतना कमजोर हो चुका था कि वो इन नई ताकतों को गंभीरता से रोक नहीं पा रहा था। यही वो दौर है जब मुगल सत्ता का पहला पतन एक स्थायी कमजोरी में बदल जाता है। अब ये साफ हो चुका था कि मुगल साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहेगा। उसका ढांचा खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी ताकत, उसकी केंद्रीय शक्ति टूट चुकी थी। आगे चलकर 1757 का प्लासी का युद्ध और फिर 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों को भारत में राजनीतिक ताकत बना देगा। लेकिन उसका रास्ता यहीं से साफ हुआ था, जब मुगल सत्ता अंदर से कमजोर हो गई थी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि किसी भी साम्राज्य का पतन केवल बाहरी अमले से नहीं होता, असली पतन अंदर से शुरू होता है। नेतृत्व की कमजोरी से, आर्थिक अस्थिरता से, प्रशासनिक भ्रष्टाचार से और जनता के भरोसे के टूटने से। मुगल सत्ता के साथ भी यही हुआ। औरंगजेब के बाद मजबूत नेतृत्व नहीं मिला। दरबार की राजनीति ने एकता तोड़ दी। प्रांतों की स्वतंत्रता ने केंद्र को कमजोर कर दिया। विदेशी आक्रमणों ने प्रतिष्ठा तोड़ दी। मुगल सत्ता का पहला पतन पूरी तरह अंत नहीं था, लेकिन ये वो मोड़ था जहां से साम्राज्य कभी पूरी तरह संभल नहीं पाया। बाद में मुगल नाम 1857 तक चलता रहा, लेकिन वो केवल प्रतीक बनकर रह गया। असली शक्ति उसके हाथ से निकल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं है, ये सत्ता, नेतृत्व और संतुलन की कहानी है। जब तक साम्राज्य अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, वो मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही अंदर की एकता टूटती है, बाहरी ताकतें मौका ढूंढ लेती हैं। मुगल सत्ता का पहला पतन इसी सच्चाई का प्रमाण है। अगर आप चाहें तो अगली बार हम विस्तार से देख सकते हैं कि कैसे इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत की और मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय की शुरुआत हुई।